ठीक है, नेक्स्ट वन है, इसको नेक्स्ट वन है बाइनरी पैरेलल एडर। बाइनरी पैरेलल एडर है ना। तो सपोज मैंने एक फुल एडर लिया, ये है फुल एडर नंबर 1, फुल एडर नंबर 2 एंड फुल एडर नंबर 3, है ना। तो फुल एडर पे 3 इनपुट होते हैं, मैंने बोल दिया A0 B0, एक कैरी भी होती है, बोल दिया C0 होती है। तो इस फुल एडर से एक तो सम निकलेगा और एक क्या निकलेगा, कैरी आउट। अब ये जो कैरी आउट है ये दूसरे वाले के लिए कैरी इन बन गया और ये हो गया A1 B1। तो इस फुल एडर में भी क्या होगा, सम निकलेगा, कैरी आउट निकलेगा। अगेन थर्ड फुल एडर है, तो A2 B2 C2, ठीक है। तो ये मेरा पैरेलल एडिशन है। कैसे पैरेलल एडिशन है, लेट, मैंने बोला कि तुम्हारे पास डेटा है 101, मानते हो, तुम्हें ऐड करना है 0 1 1 के साथ। तो 2 बिट है, आप यदि इनिशियली कैरी 0 मान लो, कोई दिक्कत है? तो 1 2 3 3 बिट आ गई, नहीं आ गई? 3 बिट होने का मतलब फुल एडर बन गया, फुल एडर बन गया। तो ये फर्स्ट फुल एडर हो गया। फर्स्ट फुल एडर में 0 + 1 सम कितना आ जाएगा, फिर कैरी आएगा, फिर से फुल एडर बन गया, ये सम कितना आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, फिर से थर्ड फुल एडर बन गया 1 + 1 और फिर क्या आ गया, कैरी। ये मेरी बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक आपका डेटा था ए, एक आपका डेटा क्या था बी, और ये क्या है आपकी कैरी इन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप जब एक डेटा जो कि 3 बिट का है दूसरे डेटा जो कि 3 बिट का है उसके साथ ऐड कर रहे हो, तो रिजल्ट 3 बिट में भी आ सकता है और हो सकता है रिजल्ट 4 बिट में भी आ जाए। रिजल्ट 4 बिट में आ गया, ठीक है। लेकिन अब मुद्दे की बात क्या उसको समझना कि जब फुल एडर ने एडिशन किया, फुल एडर ने एडिशन किया, तो एडिशन करने में कुछ टाइम तो लगा होगा, कुछ टाइम लगा होगा, तो उस टाइम में सम आ गया और उसी टाइम में क्या आ गया, कैरी आ गया। लेकिन इस टाइम तक तो ये फुल एडर काम ही नहीं करेगा ना। तो सपोज इसको टाइम कितना लगा, टीपी, तो टीपी टाइम तक ये फुल एडर बैठा रहा। उसके बाद जब ये रिजल्ट आ गया तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट देगा ये, तो इसको भी तो टाइम लगेगा, टीपी। अब इसको टीपी लगा, रिजल्ट आ गया, इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने में भी तो टाइम लगेगा, टीपी, तब जाके हमारा रिजल्ट मिला। इसका मतलब यदि मैं आपसे बोलूं कि ए और बी दोनों ही मैंने प्रेजेंट कर दिए t = 0 पर, दोनों ही मैंने प्रेजेंट कर दिए t = 0 पर, उसके बावजूद भी रिजल्ट को मिलने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, लग रहा है। अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ कि सपोज ये तो 3 बिट का है, 4 बिट का होता तो कितने लगते, 5 बिट का होता तो कितने लगते, 6 बिट का होता तो, 10 बिट का होता तो, 20 बिट का होता तो, 64 बिट का होता तो, और यदि n बिट का होता टोटल डिले होता है, नहीं होता, ये बात समझ में आ गई। तो बेसिकली n क्या है, वो तो बिट है, और टीपी क्या है, प्रोपोगेशन डिले ऑफ प्रोपोगेशन डिले ऑफ फुल एडर। ये मेरी बात।
क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी पैरेलल एडर। पैरेलल एडर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि डेटा ए और डेटा बी दोनों पैरेलली गिवन है। बाइनरी मतलब ये बाइनरी में एडिशन कर रहा है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक निकल के आया कि इफ डेटा साइज लार्ज है तो प्रोपोगेशन डिले भी क्या होता चला जाएगा? लार्ज होता चला जाएगा। क्लियर है? इसको बना लो आप। हो गया ये, है ना? तो लिखना इन बाइनरी पैरेलल एडिशन, इन बाइनरी पैरेलल एडिशन have one drawback, have one drawback. If data size is large, if data size is large, then increase the, then increase the, then increase the propagation delay of, then increase the propagation delay of this operation and this drawback, and this drawback will overcome, and this drawback will overcome by the help of, by the help of look ahead carry generator, look ahead carry generator, look ahead carry generator। ठीक है? तो इधर देखो, इधर सब जो क्या सभी लोग, कि यदि ये कैरी पहले से प्रेजेंट होती, यदि ये कैरी पहले से प्रेजेंट होती हमारे पास, तो इस फुल एडर को टाइम कितना लगता? टीपी। तो उसी समय पर ये फुल एडर भी तो प्रोपोगेट, मतलब उसी समय पर ये फुल एडर भी तो अपना रिजल्ट दे देता, और उसी समय पर ये फुल एडर भी अपना दे देता रिजल्ट। इसका मतलब हम किसी तरह से यदि कैरी को तैयार करके पहले से रखें, डेटा भी है, डेटा भी है, और कैरी को भी कहीं ना कहीं से हम तैयार करके पहले से रखें, तो प्रोपोगेशन डिले कम हो जाएगा। प्रोपोगेशन डिले, तो उसी प्रोपोगेशन डिले को हम कैसे कम करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ लुक अहेड कैरी जनरेटर। तो जैसे कि उसका नाम ही है लुक अहेड कैरी जनरेटर, मतलब पहले से कैरी को जनरेट करके तैयार रखो आप। ठीक है? हटा दूं इसे? तो नेक्स्ट वन डालिएगा हेडिंग लुक अहेड कैरी जनरेटर।
ठीक है, देखो आपको फुल एडर की पिक्चर क्लियर है। फुल एडर में एक एक्सॉर होता है, फिर एक एक्सॉर और होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिल जाएगा, सम, एस आई इज इक्वल टू ए आई एक्सॉर बी आई एक्सॉर सी आई, ठीक है। इसमें हमें कोई इशू नहीं है। फिर हम इसकी कैरी को देखें, अभी अभी आपने बताया था मुझे सी ऑफ आई प्लस वन। इसको सी ऑफ आई प्लस वन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यदि ये सी आई है तो नेक्स्ट जो आएगी कैरी वो सी आई प्लस वन ही तो होगी। तो सी ऑफ आई प्लस वन आपने क्या बोला था, ए आई बी आई, सही है ना यहां पर, है ना, प्लस सी ऑफ आई सी ऑफ आई डॉट सही है, क्लियर है मेरी बात। तो अब आप इस देखो आपको सम में दिक्कत नहीं है, क्योंकि सम में तो उसको सीधे सीधे सम करना है, दिक्कत है नेक्स्ट कैरी को पहले से तैयार करके रखें। तो आप देख रहे हो सी ऑफ आई प्लस वन, मतलब नेक्स्ट कैरी जो है अपने प्रीवियस कैरी पे डिपेंड है नहीं है, जबकि डेटा तो हमारे पास ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा। तो यदि हम इस डिपेंडेंसी को ही खत्म कर दें, ये जो नेक्स्ट कैरी है ये प्रीवियस कैरी पे डिपेंड कर रही है, हम किसी तरह से सॉल्व करके इस कैरी को ही डिपेंडेंट से खत्म कर दें तो हमारा काम खत्म। बस उसी चीज को हम लोग यहां पे कोशिश करेंगे जानने की, ठीक है। तो लेट मैंने मान लिया P ऑफ आई इज इक्वल टू क्या है, ए आई एक्सॉर ऑफ बी आई, और G ऑफ आई ठीक है। तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं, सी ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू जी आई प्लस सी आई पी आई, सही लिखा है मेरा एक्सप्रेशन, सही लिखा है ना। चलो, तो अब मैंने क्या किया इसको समझना, लेट ए जो है ना वो है मेरा A3 A2 A1, 3 बिट का है। बी जो है मेरा B2 B1, सही है। इनिशियली तुमने कैरी जो ली थी वो C0 तो ली थी, और C0 को तुमने इनिशियली क्या बोला था, 0, मान लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो कैरी आएगी वो क्या आएगी, C1, वो इसको ऐड करने पे आएगी। मैं किसी तरह से पता कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। अब जो आएगी कैरी वो क्या आएगी, C2, और लास्ट में जो कैरी आएगी वो क्या आएगी, C3, तब जाके तो मुझे रिजल्ट मिलेगा ना फाइनली। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब देखो देखते चलना, I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0 रखते ही C1 आ गया मेरा। ये कैरी तो मैंने 0 मान ही ली है, तो C1 मेरा आ रहा ही नहीं आ रहा। C1 इज इक्वल टू इधर देखो क्या जाएगा, G ऑफ 0 प्लस C ऑफ 0 P ऑफ 0। अब मुझे बताओ, क्या तुम G ऑफ 0 नहीं निकाल सकते पहले से, क्या तुम P ऑफ 0 नहीं निकाल सकते पहले से, निकाल लिया। C0 तुम्हें पता है, तो तुमने पहले से ही C1 को निकाल के रखा हुआ है, उसी समय पे नहीं निकाला जिस समय पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, पहले से तुमने निकाल के रख लिया, क्लियर है। अब तुमने बोला I इक्वल टू 1, तुमने बोला I इक्वल टू 1, तो I इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू G1 प्लस C1 P1 हो जाएगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये C2 फिर C1 पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन डिपेंडेंसी तो हटानी है मुझे, तो मैंने क्या किया, G1 प्लस
P1। C1 की जगह इस इक्वेशन को पुट कर दूं, क्या हो गया, C1 की जगह इस इक्वेशन पुट कर दूं तो कितना आ जाएगा, G0 C0 P0 आ जाएगा। तो C2 इज इक्वल टू, देख पा रहे हो आप, G1 प्लस P1 G0 प्लस P1 P0 C0। ये तो फिर इंटरेस्टिंग बात आ गई, ये तो फिर इंटरेस्टिंग बात आ गई। क्या C2 C1 पे डिपेंड कर रहा है, C0 पे डिपेंड कर रहा है, और C0 हमें पहले से पता है। ठीक है, सारा है समझ में। लास्ट I इक्वल टू 2, I इक्वल टू 2 रखा तो क्या आएगा, C ऑफ 3 इज इक्वल टू G ऑफ 2 C ऑफ 2 P2 आएगा। लेकिन फिर C2 पे डिपेंड कर रहा है C3, तो मैं इस C2 को यहां पुट कर दूं, तो G ऑफ 2 प्लस C2, तो ये हो गया P2 G1 प्लस P2 P1 G0 P2 P1। अब देख लो कि C1 C2 C3 हम क्या पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं, कहीं पर भी कोई भी नेक्स्ट कैरी अपने जस्ट प्रीवियस कैरी पे डिपेंड कर रही है, केवल इनिशियल कैरी पे डिपेंड कर रही है, और वो इनिशियल कैरी मेरे पास है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले से C1 निकाल के रखूंगा, पहले से C2 निकाल के रखूंगा, पहले से C3 निकाल के रखूंगा, और इन सभी को मैं यहां पर तैयार रखूंगा। और अब मैंने बोला कि एडिशन कर दो, एडिशन कर दो, तो फुल एडर तो क्या बताना है, सम बताना है। तो उसके लिए 1 2 3 तीनों अवेलेबल है, तो रिजल्ट आ जाएगा, तीनों अवेलेबल है, रिजल्ट आ जाएगा, तीनों अवेलेबल है, रिजल्ट आ जाएगा। और ये पहले से प्रेजेंट है मेरा। तो अब जो प्रोपोगेशन डिले हुआ वो क्या 3TP हुआ। अब प्रोपोगेशन डिले कितना हो गया, अब प्रोपोगेशन जो डिले कितना हो गया, P ऑफ P। ठीक है इतना। तो एक लाइन लिखना, लुक एट कैरी जनरेटर, पहले बना लो, लिख लो, लिख लो। लुक एट कैरी जनरेटर, next carry will independent on a previous carry, will independent on previous carry, that's why that's why that's why a look at carry generator total propagation delay, total propagation delay ब्रैकेट में लिख लेना n बिट डेटा, n बिट डेटा है ना, ब्रैकेट में लिखना इसको, टोटल प्रोपोगेशन डिले, टोटल प्रोपोगेशन डिले n बिट डेटा
और ब्रैकेट क्लोज, have always equal to the propagation delay of single full adder. Propagation delay of single full adder. ठीक है, तो वहां पर यदि हम डेटा सेट इंक्रीज कर रहे थे तो प्रोपोगेशन डिले भी हमारा इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहां पर हमने कुछ इस तरह से चीजों को चेंज किया कि नेक्स्ट कैरी अपने प्रीवियस कैरी से क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। हमने पहले से कैरी को प्रिपेयर करके रखा। तो अब यदि हमारे पास 3 बिट हैं या 10 बिट हैं या फिर 30 बिट हैं या फिर 40 बिट हैं, हम पहले से ही कैरी को निकाल के रखेंगे ना। तो कैरी जो हमारे पास होगी, तो हमने यदि t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पर डेटा दिया ए, बी और कैरी, तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसको मिलने में केवल कितना टाइम लगेगा, टीपी सेकंड। तो है ना, इट इज ए फास्टेस्ट टू बाइनरी पैरेलल एडर। इट इज फास्टेस्ट टू बाइनरी पैरेलल एडर। ठीक है, चलूं आगे, हटा दूं इसे, डाउट तो नहीं है? इसके बाद नेक्स्ट वन है, वो है मैग्नीट्यूड कंपरेटर। मैग्नीट्यूड कंपरेटर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कंपरेटर क्या करेगा, क्या कंपैरिजन करेगा। सपोज आपके पास 2 चीजें हैं, है ना, तो हमेशा कंपैरिजन 2 के बीच में ही होगा। यदि 3 भी हैं तो पहले 2 को करोगे, फिर रिजल्ट को तीसरे के साथ करोगे, है ना। तो कंपैरिजन जब भी आप करते हो ना, तो ये एक लॉजिकल ऑपरेशन है। कैसे लॉजिकल ऑपरेशन है, जैसे कि सपोज तुम और तुम, मैंने पूछा कि किसका वेट ज्यादा है, तो मैं आपसे ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि तुम्हारा वेट कितना है, मेरा केवल इंटरेस्ट इस चीज में कि किसका वेट ज्यादा है। और जिसका वेट ज्यादा होगा, जस्ट उल्टी चीज, वेट कम वाला मुझे पता चल जाएगा, है ना। या मैंने पूछा किसकी एज ज्यादा है, तो मेरा इंटरेस्ट इस चीज में नहीं कि कितनी एज है तुम्हारी, मेरा इंटरेस्ट इस चीज में कि कौन बड़ा है तुम में, है ना। या मैंने पूछा किसकी हाइट ज्यादा है, क्लियर बात, या फिर किसकी थिकनेस ज्यादा है, कम है, जो भी है। तो मैं हमेशा जो तुमसे आंसर जानना चाह रहा हूं, वो एक कंपैरिजन लॉजिक के बीच में जानना चाह रहा हूं। मतलब आप मुझे आंसर ज्यादा कम, हाई लो, 1 0, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में तो बताओगे, आप मुझे अपनी एज क्यों बताओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो हमेशा लॉजिकल रिजल्ट देता है। लॉजिकल रिजल्ट कैसे देता है कि सपोज 2 डेटा है ए और बी, तो इनमें एक कंडीशन ये हो सकती है कि हो सकता है ए बी से ज्यादा हो, ये मेरी बात, हो सकता है कि ए बी से कम हो, लेकिन एक तीसरी कंडीशन भी तो है कि हो सकता है ए और बी दोनों इक्वल हो, ये मेरी बात। तो कहने का मतलब ये है कि 3 डिफरेंट लॉजिकल रिजल्ट हैं, नहीं है, 3 डिफरेंट लॉजिकल रिजल्ट हैं। तो डिजिटल में तो हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, आइदर 1 और 0, लेकिन यहां तो 3 आ गए हैं। तो इसका मतलब अब मुझे मानना पड़ेगा, मुझे क्या मानना पड़ेगा कि ए और बी में यदि ए इज ग्रेटर देन बी है तो लेट x इज इक्वल टू 1। मैंने मान लिया कि x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
ए इज लेस देन बी है तो मैंने मान लिया y1 हो जाएगा, और यदि a इक्वल टू बी है तो मैंने मान लिया z। ठीक है, तीनों क्या कभी एक साथ वन हो सकते हैं? क्या कभी दो एक साथ वन हो सकते हैं? हमेशा वन तो एट ए टाइम एक ही होगा ना इन तीनों में से। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि यदि मैं ये ब्लैक बॉक्स बनाऊं, तो यहां पर इनपुट के तौर पे क्या होंगे, लेकिन आउटपुट के तौर पे क्या क्या होंगे? आप इन्हीं को देख के तो बताओगे कि ए इज ग्रेटर देन बी है, ए इज लेस देन बी है, या ए इक्वल टू बी है। मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? ठीक है, तो अब यदि मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं, पहले देख लेना फिर नोट करना, क्योंकि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। ये मेरा इनपुट है, तो इनपुट टर्मिनल पर है, ये मेरे आउटपुट्स हैं जिनको देख करके मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे किया गया है। तो 2 बिट का इनपुट है, 4 कॉम्बिनेशन होंगे। पीछे तुम बताओ वैभव कि ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो इनमें से क्या होना चाहिए? z इक्वल टू 1। तो जब z इक्वल टू 1 होगा उस समय x भी 0 होगा, y भी 0 होगा। यस और नो? सही है ना? ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है? 0 1। तो तुम बताओ कृतिका क्या होना चाहिए? y1 होगा, तो मैंने बता ही दिया कि एट ए टाइम एक ही 1 होगा, बाद बाकी सारे क्या होंगे? 0 होंगे। नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन अक्षत, और चूंकि ये 2 बिट का है तो एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन तो ये भी है। तो अब क्या होगा, मानते हो? अब देख रहे हो कि यदि हम ट्रुथ टेबल बनाएं तो बन गई। अब हम यदि बुलियन फंक्शन बनाएं तो x केवल एक ही जगह 1 है, कहां पर? a और b 0 है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि x इज इक्वल टू a। यस और नो? से लिखा है। y इज इक्वल टू मैं बनाऊं तो क्या लिखूंगा? सही है ना? a बार b तो बोलोगे वैभव। और यदि मैं z इक्वल टू बनाऊं तो z 2 बार 1 आ गया, तो यहां भी है और यहां भी है। मुझे नहीं पता कौन सा केस आएगा, तो ऊपर वाले को देख रहे हो तो क्या लिखा हुआ है? और लेकिन इसको हम लोग कंप्रेस करके क्या बोल सकते हैं? यस और नो बोल सकते हैं। तो क्या ये मेरे बुलियन फंक्शन नहीं आ गए? अब लास्ट मेरा क्या है थीम? इसका सर्किट डिजाइन करना। ये जो ब्लैक बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर है क्या एक्चुअल में? तो मैंने देखा कि मेरे पास ए है, तो मैंने कॉम्पोनेंट बना लिया। मेरे पास बी है, बना लिया। तो फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू क्या है मेरा? ए। है क्या? से लिखा है। वाई इज इक्वल टू क्या है मेरा? सही है। और z इक्वल टू मेरा क्या है? सही है। तो ये जो मैग्नीट्यूड कंपैरेटर दिख रहा है, ये क्या इनपुट्स नहीं है? यस और नो? ये क्या आउटपुट्स नहीं है? तो फाइनली ये जो ब्लैक बॉक्स आपको दिख रहा है इसके अंदर कुछ गेट्स लगे हुए हैं, हम इसी को तो क्या बोल रहे हैं? मैग्नीट्यूड। सही है, बना लो इसे।
हो गया? चलो बता दूं इसे? नेक्स्ट वन है BCD to 7 segment display. BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। BCD आपको पता है केवल कहां से कहां तक होता है, 0 से 9 तक। अभी 7 सेगमेंट क्या है? आप देख रहे हो कि डिजिटल में हमें कोई भी नंबर जब डिस्प्ले करना होता है तो 7 सेगमेंट एलईडी का यूज करके होता है। तो A B C D E F, तो कंप्लीट कितनी एलईडीज है यहाँ पे? A 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है, स्मार्टफोन है, डिजिटल पेट्रोल पंप पे जाओगे, बैलेंस देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो थोड़ा सा कैलकुलेटर को टिल्ट करके देखना, वहां पे आपको एलईडीज दिखेंगी। आपने सपोज 0 प्रेस किया तो 0 दिखेगा, लेकिन उसके अलावा पूरी स्क्रीन पर दिखेंगी कुछ ना कुछ, है ना? तो वो एलईडी ग्लो करती है, जो रिजल्ट होता है वो एलईडी ग्लो कर जाती है, वो आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो अब इसमें कैसे काम आएगा देखते चलना। आपको 0 डिस्प्ले करना है, तो कौन सी एलईडी ग्लो नहीं की? केवल जी, बल्ब बाकी सारी ग्लो कर गई। आपको 1 डिस्प्ले करना है, याद रखना हमेशा कि हम लोग राइट हैंड से स्टार्ट करते हैं, बताया था मैंने डिजिटल में। तो 1 BC से भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे? BC। 2 करना है हमें डिस्प्ले, 3 करना है हमें डिस्प्ले, 4 करना है हमें डिस्प्ले, 5 करना है हमें डिस्प्ले, 6 करना है हमें डिस्प्ले, 7 करना है डिस्प्ले, 8 करना है डिस्प्ले, और लास्ट में 9 करना है डिस्प्ले। हो गया? ठीक है, अब तुम इसको बनाओगे, इसकी ट्रुथ टेबल को, इसकी ट्रुथ टेबल को बनाओगे तो ये लिखा हुआ है BCD, और यहां रहेगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो देखो BCD में आपके पास 4 बिट होती है ना, 4 ही बिट होती है।
जीरो से लेके 9 तक आप बाइनरी में लिखोगे तो 4 बिट के यूज करोगे, तो WXYZ। और 7 सेगमेंट में कितनी एलईडीज हैं आपके पास? ABCDEF। सही बनाया है मैंने? तो अब आप इस टेबल को कंप्लीट करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो एक मैं बता दे रहा हूं, इधर देखो जरा, फिर तुम करते रहना इसको। सबसे पहले मुझे चाहिए 0, तो 0 के लिए बाइनरी भी लिखोगे आप, ठीक है। अब मुझे बताओ कि 0 डिस्प्ले कब होगा? जी को छोड़ दो, बाद बाकी सारी लाइट को ऑन कर दो। तो जी को छोड़ दो, बाद बाकी सबको क्या कर दो? ऑन कर दो। तो ऑन करने का मतलब 1 कर दो, ठीक है। 1 के लिए क्या होगा? 0 0 0 1। तो 1 के लिए आप देख रहे हो केवल बी और सी को ऑन करना है, बी और सी को ऑन कर दो, बाद बाकी सबको क्या कर दो? ऑफ कर दो। तो जरा इसको कंप्लीट करना है जरा। हो गया? एक सेकंड रुक जाना बस।
क्या बोल रहे थे? 6 के ऊपर? नहीं नहीं, वैसे नहीं बनता 6। ऐसे बोल रहे हो? ऐसा होता है क्या? नहीं नहीं, कैलकुलेटर है क्या? कैलकुलेटर डिजिटल कैलकुलेटर नहीं है ना? देख लो उसमें, हो सकता है मैंने स्किप कर दिया हो। 6 टाइप करो बस केवल। नहीं नहीं, वो तो एक जैसे ही होगा ना। वैसे सही बोल रहे हो, 6 होगा। उसमें भी नहीं आएगा ना, वो एलईडी कहाँ ग्लो होगी? स्मार्टफोन तो होगा, वैसे कंफर्म है। सही बोल रहे हो, होगा होगा। सही है, होगा तो, है ना? हाँ बिल्कुल है, वो स्किप हो गया। तो ये आपने बना लिया पूरा? पूरा बन गया आपसे? ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस वाली बात को गौर करना कि बीसीडी में 4 बिट है, तो 4 बिट से कॉम्बिनेशन तो कहां तक होंगे? 10 से लेकर के 15 तक होंगे ना। लेकिन उसके बाद हम नंबर तो डिस्प्ले कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये सारे नंबर कैसे हैं मेरे? इनवैलिड है। अब मैंने आपको कल बताया था, डोंट केयर एक चीज होती है। 0 का मतलब श्योर इंफॉर्मेशन है, 1 का मतलब श्योर इंफॉर्मेशन है, लेकिन डोंट केयर का मतलब है आइदर 0 और 1। तो डोंट केयर का मतलब ही अब आया हमें समझ में कि जब हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो हम उसको क्या डिफाइन करेंगे? डोंट केयर। डिजिटल में यदि हमने डिफाइन कर दिया 0, मतलब श्योर है वो 0 है। डिजिटल में डिफाइन कर दिया 1 है, मतलब वो श्योर 1 है। लेकिन हम जिसको डिफाइन नहीं कर पा रहे, हम उसको क्या लेंगे? डोंट केयर। तो इसको बनाने के बाद अब आपका नेक्स्ट टास्क क्या है पता है? आपको बूलियन फंक्शन निकालना है। और बूलियन फंक्शन किसका निकालना है आपको? स्मॉल ए का। इधर पहले देख लो जरा, स्मॉल ए का निकालना है। इधर देखो सभी लोग के वैभव कृतिका, स्मॉल ए का निकालना है। तो स्मॉल ए में जिस जिस जगह पे 1 आए होंगे उन जगह को आप फिल कर दोगे। कैसे फिल करोगे? WX YZ 00011110 00011110। ये क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 होता है। तो इधर देखो सभी लोग कि जहां सपोज यहां 1 आया है, तो 1 कहां पर आया है? जब WXYZ सभी क्या है? 0 0। तो मैंने यहां 1 फिल कर दिया, फिर आया होगा कहीं, फिर आया होगा कहीं, फिर आया होगा। ऐसे आप करके कर लोगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? 10 से लेके 15 तक पोजीशन पे हमें क्या फिल करना होगा? ऑलवेज डोंट केयर। तो 10 11 12 13 14 दीज आर डोंट केयर। तो जरा इसमें फिल करके बताओ मुझे। फिल कर लिया आपने ए के लिए पूरा के मैप? फिल कर लिया? फिल करके आपने मिनिमल एक्सप्रेशन निकाल लिया? तो निकालो।
हो गया फिल? सही बनाया है ना फिल? ठीक है, मिनिमल एक्सप्रेशन निकालना आता है? करो जरा। नहीं आ रहा क्या? एक 8 का ये बन गया, एक 8 का ये बन गया, एक 4 का ये बन गया, और ये 4 4 का बनेगा ना, 1 2 3 4, 4 का बनेगा ना। हम 2 का नहीं प्रेफर करेंगे, हम 4 का प्रेफर करेंगे, भी पॉसिबल है तो उसको सही करो। हो गया सभी का? तो ग्रुपिंग हमेशा ऊपर से चलना है, ज्यादा से ज्यादा हो रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर कम पे आना है, और कम पे आना है, और कम पे आना है। हो गया? तो मैं जिससे पूछूं वो बताए एक्सप्रेशन, फिर हम टैली कर लेंगे क्या सभी का सही है नहीं है। मुझे बताओ जरा कॉपी क्या आपने सही फिल किया है? नहीं नहीं, मैं तो मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, मेरे पास। यही फिल किए ना अपने सारे, है ना? तो देखो हमें बात करनी है ज्यादा से ज्यादा वंश की। तो देखो एक तो ये बन गया, ये सबका बन रहा है। तो ये जब बनेगा तो ये डब्ल्यू एक्स की कहानी खत्म, इधर केवल वाई जिंदा है? ठीक है। अब 1 8 का ये बन जाएगा, तो इसके बनते ही वाई जेड की कहानी खत्म, केवल डब्ल्यू की कहानी बची है। अब अकेला ये वन बैठा हुआ है, अकेला हम छोड़ेंगे नहीं कभी भी, तो हम ये 4 ले लें, क्योंकि 4 से ज्यादा पॉसिबल कंडीशन तो है ही नहीं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक्स। अब अकेला ये वन बैठा हुआ है, हाँ, तो हम इस वन को लेंगे, इस वन को लेंगे, इस डोंट केयर को लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो अब आपको यही कहानी सेम रिपीट करनी है बी के लिए, बताओ। नहीं तो अब यहां पे कई सारी चीजें एक साथ प्रैक्टिस हो रही है ना।
टाइम लगेगा तो क्या कर सकते हैं, लगने दो टाइम।
आराम आराम से करना, क्योंकि यहाँ पर तुम के मैप को भी अच्छे से पकड़ लोगे और बुलियन फंक्शन भी बनाना सीख लोगे। तो सभी के मैप में एक सिमिलर चीज होगी, वो होगी डोंट केयर। 6 डोंट केयर अपनी अपनी पोजीशन पे, आराम से पहले 6 डोंट केयर फिल कर लो, आराम से बी के लिए बनाओ, आराम से सी के लिए बनाओ, और जैसे जब मतलब आगे बढ़ते जाओगे ना, आपके बुलियन फंक्शन कम होते जाएंगे। जैसे जो सबसे लंबा ए का ही बना है, बी का इससे शॉर्ट हो जाएगा।
करो सी। हो गया कितना? आपस में आप लोग अपनी मैच कर सकते हो। यस वैभव, मैच कर लिए, मैच हो रहे हैं तो करो ना, सारे करो ना। चलो वैसे यहाँ तक एक्सप्रेशन बता दो कितना आ रहा है, ताकि वैभव को भी कॉन्फिडेंस आ जाए। कितना आ रहा है? बी का कितना आ रहा है? W प्लस x बार प्लस y बार z बार प्लस yz। आ रहा है क्या कृतिका? सही है। अरे भाई वैभव, ये देख लो आंसर। सी किया है तुमने? सी का कितना आ रहा है? w प्लस x प्लस y बार प्लस W प्लस x प्लस y बार प्लस z प्लस वाई बार, ये आ रहा है वैभव। डी का कितना आ रहा है? w प्लस x बार z बार प्लस y z बार वाई z बार प्लस x y बार z एक्स y बार z प्लस x बार y, है ना। चलो 3 और बचे, उनको और करो फटाफट।
तो गलत किया होगा ना तुमने, मैच नहीं हो रहा, तो वैभव का तो मैच हो गया। यस, ये 4 हो गया। हाँ, ये बना लिया आपने? कॉर्नर वाला हो गया। कॉर्नर वाला हो गया, ये 2 हो गया। ये आपने कॉर्नर वाला लिया है ना? Yes, sir. सही तो बनाया है। चलो मैं देखता हूँ एक बार, इस एक्सप्रेशन को क्या लिखा? इस एक्सप्रेशन को ये y z बार वाई जेड बार, वाई जेड बार है ना, वाई जेड बार, ठीक है। फिर इन 2 और इन 2 का देख लेते हैं। x बार y, x बार y, एक्स पर वाई है क्या? बार y है लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया। अब इन दोनों को देख लेते हैं। डी का ये ना, हाँ, इसमें भी हुआ चाहिए नहीं तो ये तो आपकी गलती है। 9 1001 d 9 पे तो 0 है ना। मतलब ये बना हुआ है ना ए बी सी, नीचे भी तो होता है, अभी बना हुआ है। देखो जो भी मिस्टेक होगी वो आप ही के एंड पर होगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये तुम ही करो, ताकि तुम्हें पता भी चले कि कहाँ गलतियां कर रहे हो तुम अपने से, और कैसे उन गलतियों से बचना है। हो गए सारे ई एफ जी हमारे वैभव? करो करो। डन, सारे हो गए। चलो तुम बताओ अक्षत, मैच करते चलना साथ ही साथ में। y z बार वाई z बार प्लस x बार z बार। ये आ रहा है, कृतिका तुम्हारा आ गया। Yes, sir. चलो एफ कितना आ रहा है? w प्लस y बार z बार प्लस x y बार प्लस x y z बार। ये आ रहा है सभी का, और लास्ट में जी। w प्लस
एक्स वाई बार एक्स वाई बार प्लस वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई। मैच कर रहा है। टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, कोई किसी ने क्या पहले लिखा है वो वाली बात है, लेकिन टर्म्स इतने ही होंगे और हर एक में इतने ही वेरिएबल्स इस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सर जो ये y z बार वाला टर्म है ना, किस में बोल रहे हो? ई में, एफ में, जी में? लास्ट ना ई और एफ तो मैच कर गए ना। ये सब मतलब जो y z बार वाला टर्म है ना, उस वो कंडीशन सिर्फ एक ही वन बचा था उससे बना है, और जो वो वन बचा है ना उसके टू पेयर बन रहे हैं 4 4 के। नहीं, मुझे ऐसा समझ में नहीं आएगा, मुझे तो बैठे रहो बैठे रहो। सर जो ये वन है ना, हम्म। इसका इन्होंने तो इससे बनाया है और मैंने ऐसे बनाया है। हाँ तो दोनों सही है ना, दोनों सही है। दोनों सही है। तुम्हारा केएमएफ तो ये है ना, हाँ तुम्हारा केएमएफ पूरा फुल है ना। हाँ तो अब जो मुद्दे की बात है, तुम भी समझ लो, जो वैभव यहाँ पर की हटाना इधर। हाँ, कहने का मतलब ये है कि मैंने कल भी बताया था कि कभी भी केएमएफ का मिनिमल एक्सप्रेशन यूनिक नहीं होता। तो अब यहाँ पे हम लोग क्लैश कर रहे हैं, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन ही आया सही है, तुम्हारा एक्सप्रेशन आया, तुम भी इसमें सही हो अपने। हो सकता है तुम दोनों मैच कर जाओ, तुम दोनों मैच कर, या तुम तीनों मैच कर जाओ। लेकिन अब कभी भी गेट में ऐसा क्वेश्चन टकराता है कि इन्होंने बोल दिया कि ये एक्सप्रेशन ए बी सी डी इनमें से किसके इक्विवेलेंट है। तो समझ रहे मेरी बात को कि तुम्हारा ये क्वेश्चन है कि ये किसके इक्विवेलेंट है, और ऑप्शंस में मैंने इसका डाल दिया, इनका भी कुछ जैसे ये बोल रहे हैं इनका भी डाल दिया मैंने। ठीक है, तो ऑप्शंस में एक से ज्यादा तो होंगे नहीं, कोई एक ही होगा। तो उस समय तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अपने क्वेश्चन का केएमएफ फिल करना है। कर लिया? और तुम्हें बजाय फंक्शन को मिनिमाइज करने के या कुछ और करने के, तुम्हें क्वेश्चन का केएमएफ फिल करने के बाद ऑप्शन ए का केएमएफ बनाना है, ऑप्शन बी का केएमएफ बनाना है, ऑप्शन सी का केएमएफ बनाना है, और ऑप्शन डी का केएमएफ बनाना है। तो इतना तो काम करना ही नहीं है। तुमने ऑप्शन ए का केएमएफ बनाया, यदि एक का केएमएफ जरा सा भी इससे डिफरेंस हो गया, इसका मतलब वो आंसर होगा क्या, हटाओ से। और यदि बिल्कुल मैच कर गया तो हमारा आंसर ए खत्म हो गया, फिर हमें आगे जो जाना ही नहीं है। क्लियर बात? तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि जब भी हम किसी फंक्शन का इक्विवेलेंट पूछेंगे ना, तो उस समय हमें उस फंक्शन को मिनिमाइज नहीं करना, क्योंकि हो सकता है उसने पता नहीं क्या लेकर के बना रखा है। हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन का केएमएफ फिल करना है, और 1 बाय 1 एक एक करके ऑप्शन का केएमएफ फिल करना है। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन सी केएमएफ मैच कर गया, तो आगे बिल्कुल दिमाग लगाना, ऑप्शन ए को टिक करके चल देना है। किस्मत खराब है तुम्हारी, ए बी सी डी जाके तुम्हारा मैच हुआ, तो तुम मैथ तो ए बी करनी पड़ेगी, बी में करनी पड़ेगी, सी में, तब जाके तुम्हें डी में लास्ट मिला ना। क्लियर मेरी बात वैभव? तो अब यहाँ पर तुम्हारा एक्सप्रेशन भी सही है, तुम्हारा भी सही है, तुम्हारे से भी है। बस ध्यान ये रखना कि ग्रुपिंग तुमने मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस की किए नहीं किए। तो तुम ये बोले तुमने 2 1 ये लिए, 2 1 ये लिए, एक हो गया। एक तुमने चारों का ये ले लिया, ये हो गया। एक 8 का ये ले लिया, ये हो गया। इसका मतलब ये 8 का तो तुम तीनों ने लिया है, ठीक है। ये 4 का जो है ना, ये भी तुम तीनों ने लिया होगा, नहीं ये नहीं लिया होगा ना। हाँ, तो ये 8 का तुम तीनों का टर्म सेम आएगा। अब देखना, ये जो 2 1 है ना, ये 2 1 में ये टर्म भी तुम्हारा सेम आएगा, क्योंकि इसके लिए तुम्हें ये 4 लेना ही पड़ेगा। लेकिन बस बात कहां फंस रही तुम्हारी, इस वाले 1 के साथ भी तुम्हारा सेम ही आएगा, क्योंकि ये तुम्हें 2 लेने ही पड़ेंगे। बस बात यहां फंस रही है इस 1 के साथ, क्योंकि किसी ने, क्या कृतिका ने बोला कि मैंने तो ये ले लिया सर, सही है, और इसने बोला वैभव ने सर मैंने 2 ये ले लिए, 2 ये ले लिए, तो अभी तो सही है। तो 2 डिफरेंट में बस केवल ये टर्म डिफर करेगा, ठीक है। तो मिसमैच होना नहीं बोलेंगे उसको ये बोलेंगे कि मिनिमल एक्सप्रेशन कभी यूनिक होते ही नहीं है। क्लियर मेरी बात? आगे समझ में? तो यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि BCD टू 7 सेगमेंट भी समझ में आ गया, हमें केएमएफ को भरना भी समझ में आ गया, हमें केएमएफ का मिनिमल एक्सप्रेशन निकालना भी आ गया, और लास्ट में चलते चलते हमें यह भी समझ में आ गया कि एक्सप्रेशन सेम तुम तीनों के हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सेम नहीं है। तो अब यदि क्वेश्चन मैं ऐसे बोल दूं कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट होगा, तो इन दोनों के मैंने ऑप्शन डाल दिया एक, बाद बाकी मैंने कुछ और भर दिया BCD में। तो अब आपको वहां पे मिनिमाइजेशन वगैरह कुछ नहीं करना, आपको अपने क्वेश्चन का बनाना है केएमएफ, और एक एक करके आपको अपने ऑप्शन के केएमएफ बनाते चलना है। जो भी केएमएफ आपका मैच कर गया क्वेश्चन, वो आपका आंसर परफेक्ट है। ले मेरी बात? अब तुम्हें क्या करना है, बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारा ABCDEFG 7 आउटपुट का एक्सप्रेशन आ रहा है,
लेकिन आ किससे रहा है, इन वेरिएबल से आ रहा है। और ये तुम्हें लास्ट में सर्किट डायग्राम भी तो ड्रॉ करना है सबके लिए सबके लिए, क्या वो तो एक के लिए होगा ना। जैसे मैं समझाया तो मैं W ये है, तो W का कॉम्प्लीमेंट बना लेना। फिर उसके बाद X है तो X का कॉम्प्लीमेंट बना लेना। Y है तो Y का कॉम्प्लीमेंट। समझ लो मेरी बात को, मतलब काफी बड़ा सा बनेगा, एक पूरे पेज पे जाएगा, वो तो मैं होमवर्क के तौर पे काम दे रहा हूं मैं, होगा। और उसके बाद आराम आराम से पेंसिल का यूज करना। ए क्या बोल रहा है, Y, तो Y खींच लिया तुमने। W खींच लिया तुमने। X और Z का तुमने क्या कर दिया, एंड कर दिया, है ना। X कॉम्प्लीमेंट, Z कॉम्प्लीमेंट, एंड कर दिया। और फिर ले लिया तुमने चारों का, तो क्या बन जाएगा तुम्हें इस तरह से B C D E F G। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कहीं पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कैसे क्या करते हैं। क्लियर बात। तो जैसे आपने बीटेक में प्रोजेक्ट किया होगा शायद, है ना, 5th सेमेस्टर में BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले किया था क्या। तो वहां पर क्या किया होगा आपने कि आपके पास एक क्या ब्रेड बोर्ड होगा, वहां पर एलईडीज लगी होंगी, फिर आपने वहां पर ऑन ऑफ किसके स्विच होंगे। तो आपने क्या बोला कि मुझे 0 डिस्प्ले करना है, तो आपने ए को बी को सी, मतलब आपने केवल जी को ऑफ रखा, बाद बाकी सारी एलईडीज को ग्लो कर दी। तो आपके आउटपुट पर क्या ग्लो कर गया होगा, 0 ग्लो कर गया होगा। आपको सपोज नैन ग्लो करना है, तो आपने जो भी एलईडीज है उनको ग्लो कर दिया, मतलब उनको ऑन कर दिया, बाद बाकी को ऑन नहीं किया। तो उसके पीछे जो एक सर्किट डायग्राम बन रहा है, वो आपने सर्किट डायग्राम बनाया होगा हार्डवेयर जो लैंग्वेज पर कोई ना कोई एक आपने यूज की होगी लैंग्वेज, उसमें बनाया होगा। तो ये सब चीजें रहती हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले। चलूं आगे। ठीक है।